नमस्कार साथियों। ज़रा कल्पना करें कि क्या हो यदि हमारे घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाए कि हम दिवालिया होने की कगार पे हों, हम आर्थिक रूप से पूरे बर्बाद हो जाएं और कुछ समय का राशन खरीदने का ही हमारे पास पैसा बचा हो। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन से जो हमें बाहर निकालेगा वो हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं होगा। तो ऐसे ही कुछ हुआ था 1990 के दशक में, जब भारत के अंदर 1991 में एक हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। हम लगभग दिवालिया होने की कगार पे थे और उस समय हमारे पास जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व था वो सिर्फ इतना ही बचा था कि अपन सिर्फ 2 ही सप्ताह का इंपोर्ट कर पा रहे थे। तो ऐसी कंडीशन से भारत को जो बाहर निकालेगा वो शख्स भी किसी फरिश्ते से कम नहीं होगा और उनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। दुर्भाग्यवश वो आज हमारे बीच में नहीं है और इस वीडियो के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देने का एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह एक शानदार व्यक्तित्व थे और भ्रांतियां कई हो सकती है, स्टीरियोटाइप्स कई हो सकते हैं कि वो एक शांत व्यक्ति थे, निष्क्रिय इंसान थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि आपकी जो सफलता है वो शोर मचाए। तो इसी बात को उन्होंने जिया था। अपने जीवन में बहुत सारे बड़े-बड़े काम किए। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में उन्होंने अपनी काबिलियत से अपना लोहा मनवाया और भारत के अंदर बड़ी-बड़ी पोस्ट पर रहे वो, दुनिया में भी बड़ी पोस्ट पर रहे। और आज अपन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि कैसे उनके जीवन की शुरुआत पाकिस्तान के एक छोटे से गांव से हुई जो उस समय भारत में था। 1947 में जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो बंटवारा हुआ था, उसका दंश वो झेल चुके थे और जब तक जिए तब तक उनके दिलो जहान में वो बना रहा। तो इस बैकग्राउंड से निकलकर कोई इंसान भारत के अंदर इतनी बड़ी पोस्ट पर कैसे पहुंचा? बेशक आप कह सकते हैं संघर्ष उन्होंने किया होगा, मेहनत असीम उनकी रही होगी। हम अगर उनके थोड़े संघर्ष की बात करें तो देखिए, उन्होंने पहली बात तो ये कि इकोनॉमिक्स के अंदर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और बीए एमए उन्होंने भारत से किया। उनकी पढ़ाई इंग्लैंड से भी हुई थी, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से। उन्होंने फिर बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एज ए प्रोफेसर काम किया और भारत के अंदर वो अलग अलग पोस्ट पर रहे। जैसे कि अगर अपन बात करें, वो भारत के अंदर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे थे, वो हमारे भारत में फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी रहे थे और 7th 5 ईयर प्लान के वो डिप्यूटी चेयरमैन थे और फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं। राज्यसभा के कई बार वो सांसद चुने गए और भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रहे। और आपको ये बता दूं, आपको ध्यान होना चाहिए कि वो पहले सिख प्रधानमंत्री थे। और अगर अपन बात करें कि भारत के अंदर आरबीआई के गवर्नर थे और यूजीसी के चेयरमैन भी रहे थे। 1987 में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 2 देश सऊदी अरेबिया और जापान का उनको सेकंड हाईएस्ट जो सिविलियन ऑनर होता है वो उनको मिला। और विदेश की अगर अपन बात करें तो विदेश में जो एक साउथ कमीशन था उसके वो सेक्रेटरी जनरल रहे और इसके साथ साथ ही उन्होंने यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अंदर भी उन्होंने काम किया था। तो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर वो रहे, बहुत बड़ा उन्होंने नाम कमाया और इसकी वजह से दुनिया उनको हमेशा याद करती रहेगी। सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया था भारत के अंदर, जो मैं भी आपसे बात कर रहा था, वो था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। भारत के अंदर जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन सबसे पहले अगर किसी ने शुरू किया तो वो उनका एक ही नाम आता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। इसलिए उनको कहा जाता है कि ये भारत के अंदर आर्थिक उदारवाद के क्या थे, जनक थे। मीन्स यू कैन से कि ही वॉज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। तो क्या हुआ था, ऐसा उन्होंने क्या किया था और उस भारत की उस स्थिति से कैसे भारत को बाहर निकाला, अलग अलग पोस्ट पर कब रहे, कैसे रहे, इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत कहाँ से की, हम तमाम चीज़ें बहुत डिटेल से इनकी जीवनी के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, 26 सितंबर 1932 को इनका जन्म हुआ था और 26 दिसंबर 2024 को इन्होंने अंतिम सांस ली। आप कह सकते हैं कि ही वॉज इंडियन पॉलिटिशियन, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिस्ट और दूसरा ये एकेडमिशियन थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोफेसर थे और ब्यूरोक्रेट थे। जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर सेक्रेटरी रहे थे और ये हमारे इंडिया में 4th लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट में भी जुड़ चुके हैं। तो बात करते हैं इनकी फैमिली और पर्सनल लाइफ के बारे में। सबसे पहले देखिए, आप इनका जन्म कहाँ हुआ था। गाँव में
जो कि पाकिस्तान की जो पंजाब प्रोविंस है उसका एक छोटा सा गांव है। उस समय 1947 से पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। डेथ की बात करें तो इनकी डेथ हुई थी 26 दिसंबर 2024 को, जब नाइट में लगभग 8 बजे के आसपास इनको दिल्ली एम्स में एडमिट करवाया और 2 घंटे बाद इनकी डेथ डिक्लेयर कर दी। और डेथ के पीछे क्या रीज़न था तो आप जानते होंगे कि इनको हार्ट डिजीज़ था, लंबे समय से परेशान थे हार्ट डिजीज़ को लेकर, और ओल्ड एज का तो एक मामला था ही सही। बुजुर्ग थे, 92 साल की उम्र में इन्होंने हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके सम्मान में क्या डिक्लेयर किया है, एक 7 डे मॉर्निंग डिक्लेयर किया है। एक राजकीय शोक के रूप में इसको 7 दिन तक ऑब्जर्व किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि जहाँ जहाँ भी नियमित रूप से भारत का जो ध्वज है उसको फहराया जाता है वो आधा झुका हुआ रहेगा। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भारत में होगी। और पेरेंट्स की अगर बात करें अपन तो इनके पेरेंट्स देखिए, गुरुमुख सिंह कोहली इनके फादर थे और अमृत कौर इनकी मदर थी। बात करें इनका जो जन्म हुआ था वो एक पंजाबी सिख फैमिली में हुआ था। कास्ट क्या थी इनकी, खत्री कास्ट थे, ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद जो इनकी अगर अपन मदर की बात करें तो जब ये छोटे थे तभी इनकी मदर की डेथ हो गई थी। इसके बाद इनकी जो दादी है जमुना देवी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फिर अपन इसमें बात करें कि इनके जो ग्रैंडफादर थे संत सिंह, 1947 में पार्टीशन से रिलेटेड जो दंगे हुए थे उस वायलेंस में इनको बुरी तरह से मार दिया गया था। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट की इनकी शादी गुरशरण कौर से हुई थी 1958 में, और इनके 3 लड़कियां हैं। उनमें से एक नाम इनमें उपिंदर सिंह का है और एक दमन सिंह है और एक है अमृत सिंह। इसके बाद अपन बात करें कि 1984 में जो एंटी सिख राइट्स हुए थे उनमें इनके ऊपर भी अटैक हुआ था और इन्होंने सिटीजन्स रिलीफ कमेटी को कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया था, मदद की थी उन्होंने। फिर देखिए ये लास्ट समय तक कहाँ रहते थे तो 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग जो कि दिल्ली में है, वहाँ इनका रेजिडेंस था। अब देखिए अपन इनके अल्मा मैटर की बात करते हैं या फिर एजुकेशन की बात करते हैं। इनकी जो अर्ली स्कूलिंग थी वो उर्दू मीडियम में हुई थी। लगभग 10 साल की एज तक इन्होंने अपनी जो स्कूलिंग करी वो उर्दू मीडियम में करी और उसके बाद फिर इन्होंने अपर प्राइमरी स्कूल में अपने आप को एनरोल करवाया पेशावर के अंदर। नेक्स्ट अब हम बात करें 1947 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बंटवारा हुआ था उस दौरान इनको सब कुछ छोड़कर भारत आना पड़ा और ये सबसे पहले हल्द्वानी में आए थे उत्तराखंड के अंदर। ये आप ध्यान में रखिएगा 1947 में हल्द्वानी जो कि उत्तराखंड के अंदर है, 1947 में पहले ये वहाँ आए थे और उसके बाद 1948 में इनकी फैमिली कहाँ शिफ्ट हो गई थी, अमृतसर शिफ्ट हो गई थी, ये ध्यान में रखिएगा आप। इसके बाद इन्होंने हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया जो कि अमृतसर में था। आगे की इन्होंने पढ़ाई कंटिन्यू करी और पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए और एमए की पढ़ाई इन्होंने करी। 1952 में बीए किया इन्होंने और 1954 में इन्होंने एमए अपना पूरा किया। और इसके बाद अगर अपन बात करें कि ये बीए और एमए के दौरान या फिर अपने कॉलेज के दौरान हमेशा ये पढ़ाई में अव्वल रहे, फर्स्ट रहे हमेशा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इन्होंने अपना एजुकेशन कंटिन्यू रखा और इसमें इन्होंने जो अपना इकोनॉमिक्स का ट्राइपोज था, ट्राइपोज का मतलब ये हुआ कि जो फाइनल डिग्री होती है, एग्जामिनेशन होता है ना, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने एक अपना इकोनॉमिक ट्राइपोज कंप्लीट किया और 1957 में ईयर आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद ये सेंट जॉन्स जो कॉलेज था उसके ये मेंबर भी रहे थे और ये सेंट जॉन्स कॉलेज किसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज था। फिर 1960 में इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और इन्होंने वहाँ पर डिफिल किया, डिफिल मतलब कि डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई उन्होंने वहाँ से करी और उस समय ये वहाँ पर न्यूफील्ड कॉलेज के मेंबर भी रहे। और इसके बाद 1962 में देखिए आप कि इन्होंने एक डॉक्टरल थीसिस लिखा था, अपना एक रिसर्च डॉक्यूमेंट लिखा था इन्होंने और किसके सुपरविजन में लिखा तो आयन लिटिल के सुपरविजन में लिखा, जिसका टाइटल क्या था, इंडियाज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 1951 टू 1960, एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशंस। तो ये टाइटल था इनके डॉक्टरल थीसिस का और यही बाद में क्या बनता है, इनकी जो बुक आई थी उस बुक का बेसिस बनता है। बुक का नाम क्या है, तो इनकी बुक देखिए आप, हाँ तो ये इनकी बुक है, इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड द प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ।
ये बुक थी बाय मनमोहन सिंह। और तो इसे अपन हिंदी में क्या कहेंगे, भारत के निर्यात रुझान और आत्मनिर्भर विकास की संभावनाएं। ठीक है, तो ये इनकी बुक थी। और इस बुक के पीछे जो उनका एक बैकग्राउंड आप कह सकते हो, वो बैकग्राउंड यहां से तैयार हुआ था इनके डॉक्टरल थीसिस से। नेक्स्ट अपन आगे बढ़े। इन्होंने जब अपना डीफिल कंप्लीट किया तो उसके बाद ये भारत लौट गए थे और इंडिया में आने के बाद ये इकोनॉमिक्स के क्या बन गए, सीनियर लेक्चरर बन गए। और कब से कब तक रहे, तो 1957 से 1959 तक रहे। इसके बाद इन्होंने 1963 से 1965 के बीच में एज ए इकोनॉमिक्स प्रोफेसर भी काम किया था, ये भी अपन ध्यान में रखेंगे। इसके बाद 1966 और 1969 के बीच में इन्होंने UNCTAD के लिए काम किया था, जिसको अपन कह रहे थे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। फिर इसके बाद इनके टैलेंट को देखते हुए इनको क्या अपॉइंट किया गया, एन एडवाइजर टू दी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड। और किसने इनको अपॉइंट किया था, तो आप कह सकते हैं ललित नारायण मिश्रा ने। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कि 1972 में ये क्या बन गए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। 1976 में ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी बन गए एज ए ब्यूरोक्रेट यू कैन से। और फिर उसके बाद 1980 से 1982 के बीच में ये प्लानिंग कमीशन के भी हिस्से रहे। और उस समय 6 5-ईयर प्लान चल रहा था 1980 से 1985 के बीच में। ये जो 6 5-ईयर प्लान है, यही एक शुरुआत थी किसकी, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की। बात करेंगे अपन क्या होता है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आगे। 1982 में देखिए आप, ही वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये गवर्नर रहे थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, प्रणब मुखर्जी, ये ध्यान रखिएगा आप। और ये इस पोस्ट पर कब तक रहे थे, तो 1985 तक रहे थे। इसके बाद ये डिप्यूटी चेयरमैन बन जाते हैं प्लानिंग कमीशन के। और वो कौन सा प्लानिंग ईयर था, तो 7th 5-ईयर प्लान था। 1985 से लेकर 1987 के बीच में ये क्या रहे, डिप्यूटी चेयरमैन रहे। और 7th 5-ईयर प्लान आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जो कि 1985 से लेकर 1990 के बीच में रहा। नेक्स्ट अपन आगे बढ़े कि इसमें 1987 से 1990 के बीच में ये एक सेक्रेटरी जनरल रहे। किसके रहे, तो साउथ कमीशन के रहे। और साउथ कमीशन का है, साउथ सेंटर बाद में यही बन जाता है। तो ये आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो जिनेवा कह सकते हैं, स्विट्जरलैंड के अंदर। तो ये इसके क्या थे, सेक्रेटरी जनरल साउथ कमीशन के, जिसको आप साउथ सेंटर कह सकते हैं। और ये जो साउथ कंट्रीज हैं, हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके इंटरेस्ट के लिए काम करता है। नेक्स्ट मार्च 1991 में ये क्या बन जाते हैं, यूजीसी के क्या बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट, राज्यसभा के एमपी के रूप में इनका कई बार इलेक्शन हुआ। जैसे कि फर्स्ट टाइम इनका इलेक्शन जो हुआ था वो 1991 में हुआ था। उसके बाद री इलेक्शन इनका कई बार हुआ, जैसे कि 1995 में, 2001 में, 2007 में, 2013 में। और अगर अपन बात करें कि 1998-2004 में बीजेपी की सरकार थी। और उस दौरान ये क्या रहे थे, राज्यसभा के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ध्यान रखिएगा आप, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 1999 के अंदर इन्होंने लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ा था, बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं जीत पाए। तो इन्होंने इलेक्शन कहां से लड़ा था, साउथ दिल्ली से, और ये सीट हासिल नहीं कर पाए। फिर एज ए प्राइम मिनिस्टर अगर बात करें अपन, तो ये हमारे इंडिया के 13th प्राइम मिनिस्टर थे। और 2 रेगुलर टर्म्स के लिए ये क्या बने रहे, पीएम बने रहे। तो फर्स्ट टर्म जो इनका था वो 2004 से 2009 के बीच में रहा। सेकंड टर्म इनका कब से कब तक था, तो 2009 से 2014 के बीच में इनका सेकंड टर्म था। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अप्रैल 2024 में, यू कैन से कि ही रिटायर्ड फ्रॉम राज्यसभा। और इसके बाद इनको सक्सीड किया था सोनिया गांधी ने। और आप इस फोटो को देखकर आप इनकी निष्ठा को समझ सकते हैं कि कैसे एक इंसान जो 92 ईयर की एज में है और हार्ट डिजीज से परेशान है, पार्लियामेंट का एक सेशन अटेंड करने के लिए आए हैं। और मोदी जी ने इनको अप्रिशिएट किया था कि देखिए आप किस पार्टी से हैं, किस पार्टी को मत करने वाले हैं, ये ज़्यादा मायने रखता नहीं है। मायने ये रखता है कि इस उम्र में आपकी लोकतंत्र के प्रति कितनी निष्ठा है। एक यहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज इन्होंने देने की कोशिश की। तो ये वास्तव में प्रशंसा के लायक था। नेक्स्ट देखिए आप कि ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू के बाद जिनका री इलेक्शन हुआ था आफ्टर कंप्लीटिंग अ फुल 5-ईयर टर्म। हालांकि लोकसभा से ये निर्वाचित नहीं थे, राज्यसभा से निर्वाचित थे। आगे बढ़ते हैं अपन कि फर्स्ट एंड ओनली सिख
टू होल्ड द ऑफिस। ये पहले सिख प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें यह भी लिखा है कि ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑल्दो नेवर विन अ डायरेक्ट पॉपुलर इलेक्शन। जैसे अपन कह रहे थे कि लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, राज्यसभा का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, तो डायरेक्ट मैंडेट इनको तो नहीं मिला था, लेकिन हाँ ऑब्वियसली अपन कह रहे हैं कि इनके कामों से इनका नाम हुआ, जो भी इन्होंने काम किए थे उनकी वजह से इनका नाम हुआ। तो इनके पॉलिटिकल करियर और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जब अपन आगे बात करते हैं तो जून 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, ये प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। और 1991 से लेकर 1996 के बीच में इनकी सरकार रही, कांग्रेस पार्टी। और इन्होंने मनमोहन सिंह को चूज किया था एज हिज फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर कब से कब तक रहे थे? 1991 से लेकर 1996 के बीच में। तो आप देखिए, मैंने उस समय कहा था कि 1991 में भारत के अंदर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। उस कंडीशन से भारत को बाहर निकालना बहुत बड़ी एक टास्क थी। तो पहले तो ये समझें कि अपन भारत लगभग दिवालिया होने की कगार पे था, तो कैसे, ऐसा क्या हुआ था? तो 1991 में देखिए आप, इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट था वो पहुंच चुका था 8.5% के पास में, और ये जीडीपी का था, ध्यान रखना, 8.5% ऑफ जीडीपी। और फिस्कल डेफिसिट की अगर बात करें तो ये क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट में ये होता है कि सब आपकी जो अर्निंग है वो तो कम है और खर्चे ज्यादा हैं। तो कंट्री की इनकम कम और एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा हो तो इसको अपन क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, जो कि 8.5% पहुंच चुका था जीडीपी का। इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट आपका बहुत बढ़ चुका था, और सीएडी या फिर उसको अपन बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, जो 3.5% जीडीपी का हो चुका था। और अगर अपन अभी की बात करें तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4.9% के आसपास है जीडीपी का। और यदि अपन करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो ये 1.2% के आसपास है। इसके बाद नेक्स्ट देखें आप कि इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व था वो बहुत ही कम हो चुका था। कितना है देखिए आप इसमें, $1 बिलियन। और जो 2009 में देखना आप, ये कितना पहुंच गया था? $600 बिलियन। तो बहुत बड़ी बात है। तो आप देख सकते हैं कि $1 बिलियन से लेकर इन्होंने इसको एक्सपांड किया, तो ये $600 बिलियन तक ये लेकर गए इसको। कौन सी ईयर में? 2009 में। और आज की अगर अपन बात करें तो 2024 में हमारा फॉरेक्स रिजर्व कितना है? $652.9 बिलियन, जो कि बहुत अच्छा है, हम बहुत बेहतर कंडीशन में हैं। और अगर अपन थोड़ा सा ये बात करें कि ये फॉरेन रिजर्व क्या होता है, फॉरेन रिजर्व कहो या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहो या फिर इसको फॉरेक्स रिजर्व कह सकते हैं अपन। फॉरेक्स रिजर्व दरअसल हमारी कंट्री की ऐसी एसेट है जो डॉलर के रूप में होती है, यूएस डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, या फिर इसको आप यूरो के रूप में कह सकते हैं, ब्रिटिश पाउंड के रूप में कह सकते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर के रूप में कह सकते हैं, जो डिपॉजिट बैंक में होता है उसके रूप में कह सकते हैं। फॉरेक्स रिजर्व जितना अच्छा होता है उतना ही कंट्री की इकोनॉमी स्टेबल मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए आप कि इस कंडीशन से भारत को बाहर निकालना है तो इन्होंने पीएम को सलाह दी, इन्होंने पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करी पीएम को। कौन थे पीएम उस समय? पीवी नरसिम्हा राव। कि साहब अगर आपको बाहर निकलना है यहाँ से, है ना, हालांकि अपन एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस के अंदर फंस चुके हैं, लेकिन अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो आपको मेरे बताए रास्ते पे चलना होगा, बाकी अपन बर्बाद हो जाएंगे पूरी तरह से। तो पीवी नरसिम्हा राव ने इनको अलाउ किया कि तुम्हारी जो इच्छा हो तुम करो, जैसा भी तुम्हारे को करना है तुम करो, मैं पूरी तरह से तुम्हारे को अलाउ करता हूँ, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था कि हमारे इंडिया के अंदर जो ट्रेड बैरियर्स थे या फिर रेस्ट्रिक्शंस थे वो बहुत ज़्यादा थे। ट्रेड बैरियर्स को हमें फ्लेक्सिबल करना था, बहुत कम करना था। रेस्ट्रिक्शंस, रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट की तरफ से थे उनको हटाना था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बीच में जो भी रेस्ट्रिक्शंस आ रहे थे, रेगुलेशंस आ रहे थे, उनको हमें हटाना था। अगर ये हम कर पाए तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बोलेंगे। मीन्स हमारी इकोनॉमिक जो है वो अब लिबरलाइज होने वाली है, ऐसा काम इन्होंने किया था। नेक्स्ट स्लाइड में देखें अपन, जैसा मैंने आपको बताया कि नरसिम्हा राव ने इनको अलाउ कर दिया था कि आप क्या कर सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी को डीरेगुलेट कर सकते हैं। डीरेगुलेट करना मतलब रेस्ट्रिक्शंस हटाना, रेगुलेशंस हटाना, इकोनॉमी को फ्लेक्सिबल बनाना, ठीक है। गवर्नमेंट का इंटरफेयर जितना कम हो सके उतना करना। तो यहाँ पे देखिए आप, ही रिड्यूस्ड स्टेट कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी, और उसके बाद में ये लिखा है इन्होंने कि सब इंपोर्ट टैक्सेस भी हमने काफ़ी रिड्यूस कर दिए थे। और देखिए जब आप रिफॉर्म करते हैं तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती है, लेकिन नेगेटिव चीज़ों को अगर आप दिमाग में ही रखेंगे तो फिर रिफॉर्म भी नहीं होंगे। तो वही कंडीशन हमारे इंडिया की भी थी उस समय।
राव, पीवी नरसिम्हा राव और सिंह, मनमोहन सिंह, इन दोनों ने मिलकर ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जिससे हमारी इकोनॉमी क्या हो गई, ओपन अप। और आप कह सकते हैं कि इंडिया का जो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी वो किसमें कन्वर्ट हो चुकी थी, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर कन्वर्ट हो चुकी थी। उस समय एक बहुत बड़ा काम जो हुआ था वो हुआ था लाइसेंस राज, या फिर इसको बोलते हैं परमिट राज। इसको हमने डिसमेंटल करना शुरू किया। लाइसेंस राज या परमिट राज, ये जो टर्म है वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दी थी, और इसका मतलब ये होता है कि साहब गवर्नमेंट का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा होता है। आपको कोई भी काम करना है लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस नहीं है तो काम नहीं होगा। तो कुल मिला के जब आप रेस्ट्रिक्शंस कम करते हो, हर किसी को काम करने की आज़ादी देते हो, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी भी ग्रो करती है। सब इकोनॉमी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आपको थोड़ा सा इंटरफेयर कम करना होगा। तो ये काम इन्होंने उस समय शुरू किया था। इसी वजह से देखिए, आप रिजल्ट्स की बात तो अपन करेंगे सही, बट इसी वजह से इनको क्या कहा गया, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इनकी गाइडेंस में, इनकी कमांड में यहां पर गवर्नमेंट ने देखिए क्या रिमूव कर दिए, कई सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव कर दिए जो कि किसके बीच में आ रहे थे, एफडीआई के बीच में आ रहे थे। और इन्होंने एक प्रोसेस स्टार्ट की जिसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो दोनों टर्म आ चुकी है, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। 1990 से शुरू हुआ, स्पेसिफिकली 1991 से शुरू हुआ था। इससे क्या होता है कि जो फॉरेन इनफ्लो होता है हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट का, वो बढ़ जाता है। बाहर की कंपनी, बाहर के देश जब हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, बहुत सारी चीजें होगी, लोगों को जॉब मिलेगी, है ना, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो इकोनॉमी डेवलप होगी। और इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी हमें देखने को मिला। जैसे अभी अपन ने बात की थी इसमें कि कहाँ अपना जो फॉरेक्स रिजर्व था वो $1 बिलियन से पहुंचकर 2009 के आसपास $600 बिलियन के आसपास पहुंच गया था। तो ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये रिफॉर्म करने की वजह से ही हुआ है, और ऐसे रिफॉर्म्स की वजह से ही दुनिया भर में इनका नाम हुआ और लोग इनको मानने लगे थे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि इन्होंने देखिए, हाँ, जो अपन बात कर रहे थे कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज का इन्होंने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन। जब अपन आगे बढ़े तो देखिए आप इसमें कि एज फाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने क्या अबोलिश किया, लाइसेंस राज अबोलिश किया था। मैं आपको समझा ही चुका हूं, है ना। ये क्या करता है, एक इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन करता है और करप्शन को लीड करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि ही लिबरलाइज्ड इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को इन्होंने क्या किया, लिबरलाइज कर दिया, फ्लेक्सिबल बना दिया, और डेवलपमेंट बहुत तेजी से होने लगा हमारी कंट्री में। यहां पर देखिए आप रिजल्ट की बात करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि साहब जब आप कुछ चेंज करते हो, रिफॉर्म्स करते हो, तो उसका रिजल्ट भी आपको दिखता है। तो इंडिया में एक ऐसा पीरियड भी आया जिसमें इंडिया की इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी, 8 से 9% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी। और अब बात करें अपन कि 2007 के अंदर इंडिया की हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव भी करी, जो कितनी थी, 9% थी। और उस समय हम लोग सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन गए थे इन दी वर्ल्ड। किसके बाद में, तो आप चाइना कह सकते हैं, चाइना के बाद में। तो चाइना का मेरे हिसाब से लगभग 10% के आसपास उस समय ग्रोथ रेट थी। और चाइना के अंदर भी बहुत गजब के रिफॉर्म्स हुए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाइना के अंदर भी बहुत गजब के हुए थे। और उसके पीछे एक आदमी का नाम है, और वो कौन है यहाँ पे, डेंग शियाओपिंग, है ना। तो ये भी सेम वैसे ही पर्सन है जैसे कि हमारे मनमोहन सिंह जी थे। हालांकि रिफॉर्म्स चाइना में पहले हुए थे, हमसे पहले हुए थे, इसलिए यहां पर जो कैबिनेट मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को कंपेयर किया था। किससे कंपेयर किया था, तो डेंग शियाओपिंग से कंपेयर किया था। डेंग शियाओपिंग को क्या मानता है, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न चाइना मानता है। मतलब कि इनको क्या बोला जाता है, ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न चाइना, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हाँ, तो अदर रिफॉर्म्स में अपन बात करते हैं कि इनकी जो मिनिस्ट्री थी, देखिए ध्यान से सुनिए आप। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि भारत में, दुनिया में ये बड़े बड़े पदों पर रहे, और जब इनका टेन्योर शुरू हुआ था तो 2 बार जब ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे तो उस दौरान कई सारे बड़े बड़े काम हुए। उन कामों की चर्चा अपन इसमें करते हैं। तो इनकी मिनिस्ट्री ने 2005 में नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको आप महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से जानते हैं, 2005 में इसको इनेक्ट किया था ताकि लोगों को रोजगार मिले। और एक जो आप सुना होगा आपने, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो कि गांव में अक्सर ज्यादा होता है, तो वहां पर इस समस्या को दूर करने के लिए इसको लाया गया था, ठीक है ना।
और आपने सुना भी होगा कि इसमें कम से कम 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो ये गरीबों के लिए बहुत सही था, मतलब कि अगर आप साल में कुछ दिन बेरोजगार हैं तो ये काम आप करके अपना छोटा मोटा गुजारा चला सकते हैं, इनकम अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, वाजपेयी गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स थे, पॉलिसीज थी, जब फॉर एग्जांपल जैसे अपन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात करें या फिर हाईवे मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की बात करें, तो वो इनकी सरकार ने इसको कंटिन्यू रखा। नेक्स्ट 2005 में देखिए आप, इनकी गवर्नमेंट ने वैल्यू एडेड टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, किसकी जगह पर? सेल्स टैक्स की जगह पर। तो ये रिफॉर्म भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, इन्होंने बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स को रिफॉर्म किया और साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर कंपनीज को भी इन्होंने क्या किया था? रिफॉर्म किया था। नेक्स्ट 2005 में देखो आप कि इनकी गवर्नमेंट ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्पेशली क्या स्टार्ट किया था? NRHM स्टार्ट किया था, जिसको क्या बोलते हैं अपन? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्टार्ट किया था। क्लियर? 2005 में। तो बड़े बड़े रिफॉर्म्स हुए थे। और नेक्स्ट 2006 में देखो आप, अदर रिफॉर्म्स में अपन बात करते हैं। 2006 में एम्स के अंदर, IITs के अंदर, IIMs के अंदर और जो दूसरे सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं हायर एजुकेशन के, उनके अंदर ओबीसीज के लिए इन्होंने 27% रिजर्वेशन को, जो डिसीजन लिया गया था, उसको इंप्लीमेंट किया, है ना। हालांकि 2006 में फिर इंडियन एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट भी हुए थे। नेक्स्ट 2008 के अंदर देखो आप कि इंडिया और यूएस के बीच में एक हिस्टोरिक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया गया था, इंडिया और यूएसए के बीच में। तो 2 जुलाई 2009 में एक चीज और बड़ी हुई थी हमारी कंट्री में, वो हुआ था राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसको आप बोलते हैं RTE। तो ये पास किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था और 2010 से इसको हमारी कंट्री में अप्लाई कर दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि इनकी गवर्नमेंट ने एंटी टेरर लॉज, है ना, को स्ट्रेंथन किया था। और कैसे? तो UAPA के अंदर, जिसको बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके इस कानून को इन्होंने क्या किया? और मजबूत किया था। फिर एक बड़ा काम और हुआ था, NIA बनी थी 2009 के अंदर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी थी 2009 के अंदर। और ये कब बनी थी? तो 2008 के अंदर मुंबई टेरर अटैक्स हुए थे, उसके तुरंत बाद NIA बनाई गई ताकि हमारी कंट्री के अंदर टेररिज्म को काउंटर किया जा सके। फिर नेक्स्ट आगे बढ़े अपन। देखिए आप, अदर रिफॉर्म्स में इन्हीं के टेन्योर में आपने नाम सुना होगा UIDAI, मींस यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको इन्होंने एस्टेब्लिश करवाया था। और कब? तो फिर फरवरी 2009। ध्यान में रखिएगा, आज का जो हमारा आधार है ना, उसकी जड़ें यहीं से शुरू होती है। मीन्स हमारे आधार कार्ड का जो डेटा है वो कौन कलेक्ट करता है? UIDAI कलेक्ट करता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? फरवरी 2009 के अंदर हुई थी। किसके रूप में? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था मल्टीपर्पज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड क्रिएट करना, है ना। क्या क्रिएट करना? एक बार फिर से बोल दूं मैं, मल्टीपर्पज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड क्रिएट कर देना। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कि नेशनल सिक्योरिटी को इंक्रीज करना, साथ ही साथ ई गवर्नेंस को और सुविधाजनक बनाना। देखिए, दूसरी कंट्री से कोई भी इंसान, घुसपैठिया आप कह सकते हो, हमारी कंट्री में एंटर हो जाए, उसके पास अगर कोई आईडी नहीं है तो आप पता कैसे लगाएंगे? तो सिंपल सी चीज है साहब, नेशनल सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर उस समय ये काम इन्होंने किया था। बहुत शानदार रिफॉर्म था और आधार आज सबके पास में है ऑब्वियसली। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 2013 में और क्या हुआ था। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ था 2013 में। एक्ट कब बना था ये? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर। तो वो भी इन्हीं के टेन्योर में पास हुआ था। और इसके अंदर मिड डे मील स्कीम इंक्लूडेड है ना। और ICDS जिसको बोलते हैं, ICDS मीन्स इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इसमें इंक्लूडेड है। साथ ही साथ आप PDS कह सकते हैं। PDS मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी इसके अंदर इंक्लूडेड था। किसके अंदर? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो कि 2013 में आया था। इसके बाद जब अपन आगे बढ़े, नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर इनको जो मान सम्मान मिला था
और जिन जिन अवार्ड से इनको नवाजा गया, साथ साथ इनकी जो पब्लिक इमेज थी उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले देखिए कि 1987 के अंदर इनको सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो कि इंडिया का है, जिसको अपन बोलते हैं पद्म विभूषण, है ना, इससे इनको नवाजा गया था 1987 में। दूसरा 2010 के अंदर इनको सऊदी अरेबिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला था, है ना, और इसका नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज, और ये आप इसमें फोटो देख पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2014 के अंदर जापान का इनको सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला था, और ये पोलोनिया फ्लावर्स के नाम से आप इसको कह सकते हैं। ये फोटो आप इसमें देख पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 1993 में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर इन यूरो मनी, यूरो मनी के अंदर इनको क्या बताया गया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर बताया गया, ठीक है। फिर 2005 में जो टाइम मैगजीन है उसके अंदर इनको 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में इंक्लूड किया था वर्ल्ड के अंदर। 2010 के अंदर फोर्ब्स लिस्ट में इनको 18th मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दी वर्ल्ड बताया गया था। फिर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनके बारे में क्या कहा, वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड लीडर्स, है ना। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखिए अपन कंटिन्यू करें तो द इंडिपेंडेंट जो कि एक न्यूज मैगजीन है, और इसमें इनको डिस्क्राइब किया था एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिवियर्ड लीडर्स। इनको और क्या कहा था, अ मैन ऑफ अनकॉमन डिसेंसी एंड ग्रेस। डिसेंसी का मतलब शिष्टाचार, जो हर किसी व्यक्ति में नहीं होता है ऐसा, जैसा इनमें था। 2010 के अंदर न्यूज़वीक मैगजीन ने इनको डिस्क्राइब किया था एज द लीडर अदर लीडर्स लव। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट नाम है ग्रेग शेरिडन, इन्होंने मनमोहन सिंह जी को प्रेज किया था एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन इन एशियन हिस्ट्री। टाइम मैगजीन के अंदर इनको डिस्क्राइब किया था एज गाइडिंग इंडिया इनटू द रैंक्स ऑफ द ग्रेट पावर्स। आप कह सकते हैं वो जो दौर था, उस दौर के अंदर अगर इनके जैसा व्यक्तित्व अगर भारत को नहीं मिला होता तो पता नहीं भारत किस हाल में होता उस समय। 2022 के अंदर देखो आप, नितिन गडकरी अभी यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं मोदी गवर्नमेंट के अंदर, और नितिन गडकरी ने इनके बारे में क्या कहा, कंट्री इज द इंडेटेड टू मनमोहन सिंह फॉर द लिबरलाइजेशन दैट गेव इंडिया न्यू डायरेक्शन। भारत हमेशा मनमोहन सिंह जी का कर्जदार रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, इंडिया को लिबरलाइज किया था, इंडिया की इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था, जिससे भारत को क्या मिला, एक नई डायरेक्शन मिली। तो साथियों ऐसा था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन। बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किए और हमेशा हमारा देश और दुनिया उनको याद रखेगी। एटलीस्ट आप बहुत बुरी कंडीशन में हैं, वहाँ से अगर आपको कोई बाहर निकलता है तो उसका नाम तो हमेशा हमें बहुत कृतज्ञ होकर याद रखना चाहिए। देश हमेशा याद रखेगा, इनकी लेगेसी हमेशा हमारे मन में बनी रहेगी। अंत में यही कहूँगा कि ऐसी महान आत्मा को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। हार्दिक श्रद्धांजलि और आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।